तो भारत की बात में बात यही कि बंगाल में चुनाव का बिगुल फूंकने में अभी करीब 5 महीने बाकी हैं, लेकिन तनाव अभी से ऐसा है मानो कल ही चुनाव होने वाले हैं। दरअसल बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार ने बंगाल के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को दिल्ली तलब किया, तो टीएमसी ने सामने से मोर्चा लेकर कह दिया कि उनका कोई अधिकारी दिल्ली नहीं जाएगा। कानून व्यवस्था राज्य सरकार का विषय है और ऐसे में राज्यपाल धनखड़ ने सुबह सुबह ममता पर हमला बोलते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो फिर दिन की इससे बड़ी खबर और कोई रही ही नहीं। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी है, देखिए गाड़ी का क्या हाल है। ये जाने नहीं चलने वाला है, ममता जी आपकी सरकार जाने वाली है और कमल खिलने वाला है। गड्ढा नड्डा फड्डा भड्डा गड्ढा नड्डा फड्डा फड्डा भड्डा गड्ढा सब चुनाव से रखना पड़े। एक राज्य की मुखिया इस प्रकार का आचरण सार्वजनिक रूप से कैसे कर सकती है? गड्ढा नड्डा फड्डा फड्डा भड्डा गड्ढा सब चुनाव से रखना पड़े। वो दिख गया है कि जमीन खिसक चुकी है और जिस शब्दों का वो प्रयोग कर रही है, जिस शब्दावली का प्रयोग कर रही है, मुझे वो शब्द रिपीट करने में भी शर्म आती है। হুগলি জেলায় 2021 খাতা খোলার মতো বিজেপি নেতা কর্মী থাকবে না। एक गुंडा राज जो हमें देखने को मिला है, इसको नस्लो नाबूद करना है और प्रजातंत्र को भी आपस खिलाना है। उफ ये उबाल, उफ ये सियासी बवाल, हिंसा पर सवाल, चुनाव का ख्याल, राजनीति बेमिसाल, यही तो है आज का बंगाल। और इस बंगाल की चौहद्दी पर खड़े चुनाव के लिए अगर हिंसा होती है तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं। इस बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष की गाड़ी पर पत्थरों से हमला होता है तो भी किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी है, देखिए गाड़ी का क्या हाल है। इस बंगाल में केंद्र और राज्य की सरकार सीधे सीधे टकरा जाती है तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होता। पर यहाँ पर जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो तो बहुत ही शर्मनाक है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जिस प्रकार यहाँ पर व्यवहार किया गया, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया मुख्यमंत्री के द्वारा, मैं समझता हूँ कि ये तो बंगाल के लिए भी शर्मनाक है। बंगाल का कोई भी व्यक्ति इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। देखा है जे हर दिन सुबह दिलीप घोष जो है उनका प्रेसिडेंट और डेली प्रोवोक करता है, इधर कुछ ना कुछ बात करके प्रोवोक करता है। कभी बोलता है सामने आएगा तो गाड़ी चला, ऊपर में गाड़ी चला देगा, पुलिस को मारेगा, पुलिस हायर करेगा, ऐसा सब प्रोवोक करता है, डेली प्रोवोक कर रहा है। बीजेपी इधर जो प्रोवोकेशन जो कर रहा है उसका। और तो और इस बंगाल में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच आमने सामने का द्वंद्व होता है तो भी किसी को कोई आश्चर्य नहीं होता। मैडम चीफ मिनिस्टर, प्लीज डोंट प्ले विद फायर ऑफ दिस नेचर। This is too dangerous to be acceptable by anyone. মনে রাখবেন বিজেপি বাংলার পার্টি নয়, ওটা দিল্লির পার্টি, দিল্লিতে গিয়ে বসে থাকুক। গুজরাটের পার্টি গুজরাটে গিয়ে বসে থাকুক। গুজরাট ভালো থাকুক, ইউপি ভালো থাকুক, বিহার ভালো থাকুক। তারা যদি ভালো থাকতে পারে তাদের উপরে রাজনীতির কোনো কিছু নেই। আর বাংলায় রোজ বোম নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে, রোজ ও মানে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে আর নিজেই নিজেকে থাপ্পড় মারছে, মেরে বলছে মল্লকে তৃণমূল জবাব দাও। और बंगाल इस वक्त शायद देश का इकलौता राज्य है जहां सियासत की त्योरियां इतनी चढ़ी हुई है कि पूछिए मत। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे और ऐसे में जब कल हुई हिंसा के बाद खुद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मोर्चा संभाल लिया तो बात कहां से कहां पहुंच गई। कल का दिन प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती था। खासतौर से प्रातः से ही डीजीपी और सीएस को मैंने आगाह किया था। राजनीतिक गतिविधि का किसी भी प्रांत में न होना प्रजातंत्र पर कुठाराघात है। पश्चिम बंगाल में मैं लगातार देख रहा हूं
कि अपोजिशन पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिप्रेसिवली क्विल किया जाता है, उनको कोई स्पेस नहीं है। और इसका एक मूलभूत आधार यह है कि जो सरकारी तंत्र है, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दे आर एक्टिंग लाइक पॉलिटिकल वर्कर्स। दे आर एक्टिंग नॉट ओनली एज पॉलिटिकल वर्कर्स, एक्टिंग एज फ्रंटलाइन पॉलिटिकल वर्कर्स। तो इस प्रकार का गतिविधि होना राज्यपाल के लिए चिंताजनक इसलिए है कि राज्यपाल का उत्तरदायित्व है टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन। लगातार मैं सरकार को आगाह करता रहा हूँ, सरकारी तंत्र को आगाह करता रहा हूँ कि इस प्रकार की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाए, पर ऐसा नहीं लगा है। और यही हाल पॉलिटिकल वायलेंस का है, पॉलिटिकल वेंडेटा का है, पॉलिटिकल किलिंग्स हैं और लगातार बढ़ती जा रही है। और राज्यपाल के इन कड़े तेवरों ने तकरार को और बढ़ा दिया। न सिर्फ राज्यपाल धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी पर संविधान को निचोड़ने का आरोप लगाया, बल्कि कल हुई हिंसा के बाद राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज दी है और सूत्र बता रहे हैं कि गृह मंत्रालय बड़ी कार्रवाई भी कर सकती है। तो फिर ऐसे में बीजेपी लगातार फ्रंट फुट पर खेल रही है, तो ममता बनर्जी की टीएमसी भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले के बाद लगातार आरोपों की बौछार झेल रही ममता ने न सिर्फ बीजेपी पर खुद ही हमला कराने का आरोप लगाया, बल्कि पुलिसिया जांच के आदेश भी कल ही दे दिए थे। একটা চায়ের দোকানের সামনে না বাস স্ট্যান্ডের সামনে কোথায় তোমার 50টা গাড়ির লেজে কে কাকে ধাক্কা মেরেছে, না কে কাকে থ্রো করেছে, না প্ল্যানিং করে করেছো? যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একটা প্ল্যানিং করে করেছিলেন, আমি পুলিশকে বলেছি টোটাল এনকোয়ারি করতে, এনকোয়ারি করে দেখতে। और सीएम ममता बनर्जी के इस आदेश के बाद जेपी नड्डा की सुरक्षा में कमी का आरोप लगाती हुई सुलगती सियासत के बीच पश्चिम बंगाल की पुलिस ने सरकार को कल हुई घटना पर रिपोर्ट पेश कर दी और बताया कि जेपी नड्डा की सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। पुलिस ने जेपी नड्डा को बुलेट प्रूफ कार और पायलट कार दी थी। 4 एएसपी, 8 डीएसपी, 8 इंस्पेक्टर और 30 अफसर सुरक्षा में लगाए गए थे। 40 आरएएफ, 145 कांस्टेबल और 350 वॉलंटियर सभा स्थल के रूट पर तैनात थे। जो कुछ हुआ वो सेराकोल में हुआ, डायमंड हार्बर में कुछ नहीं हुआ। और हिंसा के लिए 2 एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है और 7 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। यानी पुलिस कह रही है कि सुरक्षा में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और इस पर बीजेपी पलटकर पूछती है कि आखिर इतनी सुरक्षा के बावजूद हमला कैसे हुआ। क्या लगता है कि आपको ये प्रायोजित था या एक सामान्य सी घटना, जो एक विरोध होता है किसी पार्टी का दूसरे राजनीतिक दल के लिए सामान्य विरोध मानते हैं, या वाकई ये प्रायोजित या सुनियोजित कार्यक्रम था? इसलिए कि एक दिन पहले हमने लिखित में कहा था कि जो भतीजे हैं उनके 2 खास हैं, एक शौकत मोला है, एक जहांगीर है। दोनों ने 10-10 हज़ार लोगों के भोजन की तैयारी की थी और बसें भेजी थी लोगों को लाने के लिए। हमें जानकारी मिल गई थी। इससे हमने स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया, होम सेक्रेटरी को ईमेल किया और भारत शासन के गृह सचिव को भी ईमेल किया था कि भाई इस प्रकार की संभावना है यहाँ पर। गवर्नर साहब को भी जानकारी दी थी। गवर्नर साहब ने भी डीजी और इनको कहा कि भाई इस प्रकार के फीडबैक आए, आप ज़रा ध्यान रखिएगा। सुबह हमारे एक प्रदेश के पदाधिकारी ने सीएस से बात की कि भाई हम लोग जा रहे हैं, बोला आप चिंता मत करिए, पूरी सुरक्षा की व्यवस्था। और पुलिस के सामने गुंडे इस प्रकार का हमला करें, इस प्रकार की तो हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। साधारणतः हम लोग प्रदर्शन करते हैं तो पुलिस आंसू गैस के गोले फोड़ती है, पेनेट्स गन चलाती है, लाठीचार्ज करती है, पर वहाँ पर पुलिस ने किसी को कुछ नहीं कहा। लोग उनके सामने पत्थर मारते रहे। इसका मतलब है कि वो गुंडे और पुलिस का एक नेक्सस काम कर रहा था और वो सरकार के निर्देश बिना नहीं कर सकता। बीजेपी सीधे सीधे आरोप लगा रही कि कल जो हमला हुआ वो पुलिस की सरपरस्ती में हुआ, जबकि पुलिस एफआईआर दर्ज कर सारे आरोपों को नकार रही है। लेकिन इस बीच खबर ये है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के डीजी और मुख्य सचिव को 14 दिसंबर को गृह मंत्रालय में तलब किया है। कल की घटना पर केंद्र का रुख बहुत कड़ा है और वो कार्रवाई के मूड में है। लेकिन पश्चिम बंगाल के दोनों बड़े अधिकारियों ने गृह मंत्रालय के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और चिट्ठी लिखकर कह दिया कि 14 दिसंबर को हम गृह मंत्रालय नहीं जाएंगे। और इस पर टीएमसी ने पुलिस के बचाव में केंद्र सरकार को साफ कह दिया है कि कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है और केंद्र सरकार का हस्तक्षेप उन्हें जरा भी मंजूर नहीं। राज्य की पुलिस की केंद्र के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है। लेटर भेजा है अंडर सेक्रेटरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होम डिपार्टमेंट का। उस लेटर में वो बोला है कि 12 तारीख में चीफ सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को बुलाया है।
लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्कस करने के लिए। मेरा वक्तव्य है, मेरा कहना है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा कानून नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर वो जो सब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में पड़ता है 7 शेड्यूल का अंडर में, एवं 7 शेड्यूल का अंडर में जो संविधान में पड़ता है वो स्टेट गवर्नमेंट देखता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका अंदर घुसने नहीं सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई क्वेश्चन नहीं पूछने सकता है। यानी साफ है कि राज्य की टीएमसी सरकार ने अब केंद्र की सरकार से दो हाथ करने का मूड बना लिया है और बीजेपी लगातार पश्चिम बंगाल में अपनी जमीन को मजबूत करती चली जा रही है। तो फिर ऐसे में टकराव भी बढ़ता जा रहा है और चर्चा राष्ट्रपति शासन तक की होने लगी है। लगता है कि आप पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करेंगे या राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति पैदा हो रही, आपको ऐसा लगता है? देखिए, इस विषय पर सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती, पर चूंकि हालात बहुत भयावह हैं, बहुत से लोगों ने मेरे को चिंता व्यक्त की है और उनका ये कहना है कि एक राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के साथ प्रशासन जब इस प्रकार की लापरवाही कर सकता है, उसके राजनीतिक पूर्व नियोजित कार्यक्रम में को बाधित किया जा सकता है। ऐसा संकेत दिया जा सकता है कि पीपल आर फ्री टू एंगेज इन वायलेंस। तो निश्चित रूप से राज्यपाल का कर्तव्य है और जो भी मेरी टिप्पणी इस विषय में हो सकती थी वो संबंधित जगह मैंने भेज दी है। सार्वजनिक चर्चा उसकी नहीं कर सकता, गृह मंत्रालय संबंधित जगह भेज दी है। अभी राज्यपाल धनखड़ ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश नहीं की है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस मांग से इनकार कर चुके हैं। लेकिन टीएमसी भी अब बिल्कुल मुरव्वत के मूड में नहीं है। सीएम ममता बनर्जी के साथ साथ अब उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। এখন নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহ আর বিজেপির দিলীপ ঘোষের পায়জামা ধরে ঝুলে ভাবছে তৃণমূল কংগ্রেসকে রাজনৈতিকভাবে পরাস্ত করা যাবে আর ভয় দেখিয়ে এলাকায় সন্ত্রাস ছড়িয়ে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে এলাকা উত্তপ্ত বা অশান্ত করা যাবে। আজকের মিটিং থেকে আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আগে ছিল সিপিএম এর হারমাদ আর এখন হয়েছে বিজেপির জল্লাদ। তৃণমূল কংগ্রেসের মমতা ব্যানার্জি যতদিন আছে হারমাদরা বাড়িতে থাকবে আর তৃণমূল কংগ্রেসের উন্নয়নের বিজয় রথ রাস্তায় ছুটবে, উন্নয়ন ত্বরান্বিত থাকবে। কেউ যদি ভাবেন হিংসা ফিরিয়ে আনবেন, কেউ যদি ভাবেন সন্ত্রাস ফিরিয়ে আনবেন, কেউ যদি ভাবেন আবার এই আরামবাগ সাব ডিভিশন অনিল বসুদের নেতৃত্বে যেভাবে বিজেপির হারমাদরা উত্তপ্ত করেছিল সেই কালো দিন ফিরিয়ে আনবো, তাদের বাড়া ভাতে ঠাঁই দেওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। মানুষ প্রতীক্ষায় রয়েছে। আপনারা কি মনে করেন? अभिषेक बनर्जी के इन तीखे तेवरों ने एक बात तो बिल्कुल साफ कर दी है कि बंगाल की लड़ाई न सिर्फ दिलचस्प होगी बल्कि इतनी आक्रामक होगी जितनी कभी नहीं हुई। क्योंकि जिस दिलीप घोष पर अभिषेक बनर्जी ने हमला किया उन्होंने भी पलटवार करके कह दिया, मैं कह रहा हूँ मारिए, उतना ही मारिए जितना कि आप लोग बाद में हजम कर सकते हैं। लाल डायरी में सब कुछ लिख रहा हूँ, सूद समेत वापस दे देंगे, बदला होगा, बदला भी लेंगे। और इसका मतलब क्या निकाला जाए कि बंगाल की जंग बवाली हो चुकी है और जब बीजेपी इस तरह के हमले कर रही है तो अभिषेक बनर्जी को सरकार का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हुए कहना पड़ रहा है कि काम पर लड़ाई लड़िए, नाम पर नहीं। এই কার্ডের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস 10 বছরে কি কাজ করেছে এবং সেই 10 বছরের উন্নয়নের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমরা বিস্তারিতভাবে এই কার্ডের মাধ্যমে তুলে ধরেছি। যদি লড়াই হয় তথ্য পরিসংখ্যানকে সামনে রেখে লড়াই হোক। আমরা মমতা ব্যানার্জি রিপোর্ট কার্ড 10 বছরের উন্নয়নে মমতা ব্যানার্জি কি করেছে আমরা প্রকাশ করছি। আর বিজেপির নেতাদের হিম্মত থাকলে 7 বছরের রিপোর্ট কার্ড মোদী কি করেছে প্রকাশ করুক, লড়াই হোক। তথ্যের বিনিময়ে পরিসংখ্যানের নিরিখে আমি দায়িত্ব নিয়ে বলছি, বিজেপির যে কোনো নেতাকে চ্যালেঞ্জ করে এই মঞ্চ থেকে সংবাদ মাধ্যমদের সামনে হাজারো মানুষকে সাক্ষী রেখে বলে যাচ্ছি, যদি তথ্যের বিনিময়ে লড়াই হয় আমাদের নেত্রী কি করেছে আর তোমার মোদী কি করেছে যদি আপনাদের 10-0 করে হারাতে না পারি তাহলে রাজনীতির বাড়ি নয় কোনোদিন পা রাখবো না।
जबकि कामों से इतर बीजेपी हमलों और हिंसा की सियासत पर जोर देकर ममता सरकार को घेरने का प्लान बना चुकी है। और यकीन मानिए, खुद पर हुए हमले को ही मुद्दा बनाकर बीजेपी पूरे चुनाव में भुनाने वाली है।